Now, in this lecture, we are going to start our chapter Chemical Equilibrium from Physical Chemistry. तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देते हैं सुटेबल कंडीशंस के अंदर, लेकिन जो प्रोडक्ट है जब हमारा रिएक्शन हो जाएगा उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो भी क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे उसी कंडीशंस के अंदर और हमें क्या वापस दे देंगे, रिएक्टेंट्स हमें वापस मिल जाएंगे। ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके हमें दोबारा क्या दे देंगे, ओरिजिनल रिएक्टेंट्स दे देंगे। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, इसमें हमारे रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, ये दोनों मिलके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं एल एंड एम, एंड दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड, हमें ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये मिलके हमें क्या दे रहे हैं, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स, ओरिजिनल रिएक्टेंट्स हमें वापस दे रहे हैं। ये बैकवर्ड रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और इस तरह के एरो से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करते हैं। इट गिव्स एल प्लस एम एंड एल प्लस एम इन टर्न गिव्स ए प्लस बी। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इस रिएक्शन के, वो कौन से हैं? सबसे पहले होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन एंड द नेक्स्ट इज हेट्रोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। जो होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस है, एज द नेम सजेस्ट, उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सभी किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। कि अगर रिएक्टेंट्स सारे सॉलिड में हैं तो प्रोडक्ट्स भी सॉलिड में होंगे, गैस में है तो गैस में होंगे, लिक्विड में एक्वस होंगे तो एक्वस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स क्या है, गैसियस है, तो प्रोडक्ट भी क्या मिल रहा है, गैसियस मिल रहा है, तो इनका फेज क्या है, सेम है, एंड दिस एरो डिनोट्स द रिवर्सिबल रिएक्शन। हेट्रोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं, डिफरेंट फेजेस में होते हैं। यहाँ पे हमें सॉलिड में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स किस में, एक सॉलिड में और एक गैस में, मतलब ये डिफरेंट फेज में है। नाउ कमिंग ऑन टू इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो रिएक्शंस जो क्या करते हैं, जो रिवर्स डायरेक्शन में अकर नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ रिएक्शंस जो है वो किस में जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्ट करके हमें वापस अब हमारे रिएक्टेंट्स नहीं देते। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हमारे रिएक्टेंट्स ही मिलके हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, लेकिन इसकी रिवर्स कंडीशन इसमें नहीं होती। इसका एग्जांपल हमने ये एक दिया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम के अंदर, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी सिस्टम के अंदर, वो कोई भी नोटिसेबल चेंज उनके अंदर नहीं आएगा। अगर हमारी कंडीशंस जो हैं वो सेट हैं, कंडीशन सेम है, तो हमारी इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। अब स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी वो आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और जैसे जैसे टाइम पास होगा जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ए बी की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रिएक्शन अकर कर रहा है। तो उस कंडीशन में ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या करी जाएगी, डिक्रीज करी जाएगी, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो होगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे ही हैंड पे जो एल और एम की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एक साइड से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करिए तो दूसरी साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट्स बन गए, तो उसके बाद क्या होगा कि वापस से ये प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर दोबारा हमें हमारे ओरिजिनल रिएक्टेंट्स दे देंगे। तो अब जब ये कंडीशन होगी, इसमें भी क्या होगा कि जब फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी इस कंडीशन में कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और जो सिस्टम है उसके अंदर एक केमिकल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। दिस इज आवर ग्राफ। ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आके स्टेबल हो गया। बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया, और हमें इक्विलिब्रियम स्टेट मिल गई। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है उस टाइम पे भी जो हमारा रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता, वो हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होगा, उस टाइम पे भी रिएक्शन चलता रहेगा। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेट है
रिवर्सिबल रिएक्शन की, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ विच इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या डिनोट करते हैं, हमें बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन का रेट क्या है और जो हमारे रिएक्टेंट्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें ये बताता है। ये लॉ क्या स्टेट करता है, What does it state? The rate at which a substance reacts, कि जिस रेट पे कोई सबस्टांस रिएक्ट करेगा, जिस स्पीड से कोई सबस्टांस रिएक्ट करेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उस सबस्टांस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिस वजह से जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। कि हमारा एक कोई रिएक्टेंट है सपोज R, ठीक है, तो इसका जो रेट है कि ये जो सबस्टांस है ये जिस रेट से रिएक्ट करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके एक्टिव मास से। अब जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट्स भी होते हैं कंडीशंस में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये जो रिएक्टेंट्स है, सपोज यहाँ पे एक और रिएक्टेंट है A, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इसके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। और उसकी पावर क्या हो जाएगी, जो एक्टिव मास है उनका प्रोडक्ट करेंगे, और एक्टिव मास के ऊपर पावर कौन सी लगेगी, जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इसके आगे जो भी कोफिशिएंट है, सपोज इसके आगे 2 कोफिशिएंट है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में वो कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। सो दिस इज आवर लॉ। और किसके इक्वल हो जाएगा वो, कोफिशिएंट इन केमिकल इक्विलिब्रियम के। अब हमने कोई जनरल रिएक्शन ले ली, दिस इज आवर रिएक्शन, हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाए तो इसका रेट किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके कोफिशिएंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है A और B और इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, दीज आर इट्स कोफिशिएंट्स। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, मतलब AB के प्रोडक्ट के, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसके आगे वाले कोफिशिएंट्स जो है वो उसकी पावर में चले जाएंगे, और K जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। Now the next topic is law of chemical equilibrium। अब जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, जब हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आप एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कीजिए विच इज़ दिस। अब आपने क्या एज्यूम करना है कि जो ये रिएक्शन है इसमें जो इनका एक्टिव मास है, इन रिएक्टेंट्स का जो एक्टिव मास है वो किसके इक्वल है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। अगर हम इस कंडीशन में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के विद इट्स कोफिशिएंट रेज टू इट्स पावर। यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन से हैं, A B, इनकी पावर क्या है, दीज आर इट्स पावर। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के विद इट्स कोफिशिएंट्स एट इट्स पावर। कोफिशिएंट्स कहाँ चल जाएंगे, पावर में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, वेयर KF क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सेम कंडीशन हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी जहाँ पे KB क्या है, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है जहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होता है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर सकते हैं। तो इससे KF अपॉन KB की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं, दिस इज द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों टर्म्स कांस्टेंट है तो ये इसकी रेशो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हमने किससे डिनोट कर दिया, K से। और इस K को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ equilibrium concentration of products to the reactants with each concentration term raised to power equal to its coefficient in the balanced equation। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो रेशो होता है प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स की जो रेशो होती है विद द ईच कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन, वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्योंकि ये देखो यही है हमारा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो रेशो है ये क्या है, एक कांस्टेंट K के इक्वल है।
तो वो क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स भी हमारे पास 4 तरह के होते हैं, टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आपने एक रिएक्शन कंसिडर कर ली ये वाली। अब सबसे पहला टाइप कौन सा है, अगर हम किसकी टर्म में लिखे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखे, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Kc से। मतलब जो हमारे पास ये लॉ आया, जो इक्वेशन आई थी फॉर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसी को अब हमें डिफरेंट टाइप्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमने किस में लिख दिया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टाइप में। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टाइप में लिखा, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हमारे पास ये कंडीशन आ गई जहां पे जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसकी फॉर्म में है, मोल पर लीटर की फॉर्म में है। और ये जो A, B, L और M में ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं इनके। और अब क्योंकि K जो है वो एक प्योर नंबर है, और क्योंकि यहाँ पे हम रेशो की बात कर रहे हैं, तो रेशो के केस में क्या होता है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोल पर लीटर आ रहा है, यहाँ मोल पर लीटर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, सो इट हैज़ नो यूनिट्स। नाउ अब दूसरा टाइप कौन सा है, अगर हम किसकी टर्म में लिखें, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, किसकी टर्म में लिखें, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, इसके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Ka से। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशंस की जगह क्या लगा देंगे, Al की पावर L इंटू Am की पावर M, इस तरह से लिख देंगे। जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे उसको हमने किससे रिप्लेस करा है, एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के। अब ये जो A, B, Al, Am ये सारी क्या हैं, दीज आर द एक्टिविटीज़। अब जो एक्टिविटी है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो Ka भी क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो यूनिट्स। अब उसके बाद अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखें, पार्शियल प्रेशर लिखें। लेकिन इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अगर हमें पार्शियल प्रेशर के बारे में लिखना है, पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, तो हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, गैशियस होने चाहिए। और किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे जो पार्शियल प्रेशर होता है गैशियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। अब अगर हम लिखें इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। हमने कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लगा दिया, XL, XM, XA, XB, जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन है। रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, XA, XB, XL, XM ये सारी क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं। मोल फ्रैक्शन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो जो KX है उसकी भी कोई यूनिट्स नहीं होती। नाउ दीज वर ऑल types of equilibrium constant. Now the next topic is the relationship. ये जो हमने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स निकाले, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, हमें वो निकालना है। सबसे पहले हम किस में निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। हमने जनरल रिएक्शन कंसिडर कर ली। ओके, सो यहाँ पे Kc को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम ये L, M, A और B, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये Cl, Cm, Cac भी लिख दिया। अब अगर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है वो गैशियस हो, हमने पढ़ा था अगर वो गैशियस होते हैं तो हम उसे किस फॉर्म में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया, पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया। अब आइडियल गैस के लिए PV जो होता है वह nRT के इक्वल होता है। यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ N/V/RT। N/V किसके इक्वल होता है, C के इक्वल। C क्या है, हमारी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम PA की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ CART। ऐसी PB की लिख दी, PL की लिख दी, PM की लिख दी, और इन सभी क्वान्टिटीज़ को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने इक्वेशन में पुट कर दी, तो इसमें सब में RT जो है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, CL की पावर L, CM की पावर M, CA की पावर A, CB की पावर B। RT हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। ऊपर पावर्स क्या बची, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। L प्लस M डिवाइड हो रहा है तो माइनस A प्लस B। अब यहाँ पे जो ये टर्म हमने निकाली, अगर हम देखें इक्वेशन 2 में, तो ये टर्म किसके इक्वल है, Kc के इक्वल। तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, Kc के इक्वल लिख सकते हैं। और जो ये टर्म है ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिनोट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स की मोल्स में क्या चेंज आ रहा है। तो इसको हम डेल्टा N से डिनोट कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हमने इसको Kc से सब्सटीट्यूट कर देना है और इस चीज़ को हमने डेल्टा n से सब्सटीट्यूट करना है। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Kp मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर, इट इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। अब हमें किसमें रिलेशन निकालना है, Kx, Kp एंड Kc। अब डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, जो डाल्टन का लॉ है पार्शियल प्रेशर का, वो क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का आइडियल गैसेस मिक्सचर में, कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है आइडियल गैसेस का तो उसमें किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके टोटल प्रेशर से हम किस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, P इट इज इक्वल टू XP। तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट L, M, A और B, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया XL की पावर L इंटू PL, ये हमने सारे लिख दिए। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 कौन सी थी हमारी, ये वाली इक्वेशन। पार्शियल प्रेशर निकालने हैं ना, तो हम पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो उसमें जब हमने पुट कर दिए तो हमारे पास ये आ गया, जिसमें से P हमारा बाहर आ गया और इसकी पावर हमारे पास ये है। अब ये किसके इक्वल है, डेल्टा n के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, मोल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोल फ्रैक्शन। तो Kp इट इज इक्वल टू KxP डेल्टा n। अगर हम इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करें तो इधर भी Kp है इधर भी Kp है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने इन दोनों को क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। तो इससे Kc की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। अब अकॉर्डिंग टू गैसियस इक्वेशन 1 मोल के लिए Pv जो है वो RT के इक्वल होता है, क्योंकि Pv इज इक्वल टू nRT। अगर n की वैल्यू 1 है तो Pv क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब P अपॉन RT किसके इक्वल हो जाएगा, 1/V के। अब इस चीज़ को हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। हमने P अपॉन RT की वैल्यू निकाली है विच इज़ 1/V। तो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो इससे हम Kx की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये V उधर चला जाएगा, KCV डेल्टा n, जहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम है, जिसमें क्या है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। और गैशियस के लिए जो डेल्टा n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर Kx जो है वो Kp के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू Kc। अब हम रिलेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्टिविटी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन के बीच। अब जो एक्टिविटी है उसको हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन से इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, जहाँ पे जो ये है ये क्या है, हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट है। अब एक्टिविटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्टिविटी की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये होती है। अब हम A, B, L और M की एक्टिविटीज़ को इस मतलब A की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब A, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा L CL। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, ये CL वाली हमने अलग से बाहर लिख दी। अब ये जो चीज़ है इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस चीज़ के, और ये C मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन वाली है, इसको हम Kc के इक्वल लिख सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्टिविटीज़ किसके इक्वल आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्टिविटी कोफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आ गया। अब डिल्यूट सोल्यूशन में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस कंडीशन में Ka किसके इक्वल आ गया, Kc के इक्वल आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्टिविटी एंड फुगासिटी। अब जो एक्टिविटी है, सबसे पहले इसका रीज़न क्या कि हमें एक्टिविटी और फुगासिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये ऑब्जर्व किया गया प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करके कि बहुत सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और उनकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती। ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिस वजह से जो एक्चुअल प्रेशर होता है गैस का वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड आइडियल प्रेशर। क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। इसी तरह से सोल्यूशंस के अंदर जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन। ये सब किस वजह से होता है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ
अट्रैक्शन। और इसी चीज़ को कोप अप करने के लिए किस कंसेप्ट को लाया गया, एक्टिविटी और फुगासिटी के कंसेप्ट को लाया गया, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, जे.एन. लुईस ने, ताकि हम एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकें। अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर की वैल्यू ही वेरी कर जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सही नहीं आएगा। तो इस वजह से इस कंसेप्ट को लाया गया। और एक्टिविटी को हम किसकी प्लेस में यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की प्लेस पे, और फुगासिटी को हम प्रेशर ऑफ गैस की प्लेस पे यूज़ करते हैं। तो एक्टिविटी बेसिकली क्या है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी स्पीशीज़ की सोल्यूशन के अंदर। और फुगासिटी क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल का मेजर होता है किसकी फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में। नाउ किसी भी आइडियल गैस के लिए जो फ्री एनर्जी होती है और जो प्रेशर होते हैं उसको हम किस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, इस इक्वेशन से। G मतलब फ्री एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू RT ln P प्लस C, जहाँ पे C क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम P मतलब क्या है, प्रेशर, तो हम प्रेशर के लिए क्या यूज़ करेंगे, फुगासिटी। तो P को हम फुगासिटी F से रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड स्टेट चूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, G0 होती है, और फुगासिटी क्या होती है, F0 होती है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, G0 इट इज़ इक्वल टू RT ln F0 प्लस C। अगर हम 3 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा, G माइनस D0 इट इज़ इक्वल टू RT ln F माइनस ln F0। G माइनस D0 इट इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस में है ln, तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस में होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इट इज़ इक्वल टू RT ln F अपॉन F0। अब ये जो रेशो है F अपॉन F0, इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ गैस बोलते हैं। इस रेशो को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ गैस। तो हम एक्टिविटी ऑफ गैस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, क्या है, रेशो ऑफ फुगासिटी ऑफ अ गैस इन गिवन स्टेट टू फुगासिटी ऑफ गैस इन अ डिफाइंड स्टैंडर्ड स्टेट। क्योंकि F0 क्या थी, फुगासिटी स्टैंडर्ड स्टेट में थी और ये किसी गिवन स्टेट के लिए थी, तो इनकी रेशो किसके इक्वल है, एक्टिविटी के इक्वल। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में इस चीज़ को हम A से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, विच इज़ एक्टिविटी। तो G माइनस G0 इट इज़ इक्वल टू RT ln A। तो ये G उधर चला गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जो हमारी स्टैंडर्ड स्टेट होती है उसमें गिव्स फ्री एनर्जी, जो हमारी किसी गैस की गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो सेम होती है एज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो इस केस में RT ln A किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब ये 0 कब होगा, तभी होगा जब हमारी एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो हमारी गैस की एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है, यूनिटी होती है। अब हम फुगासिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक और मेथड से हम देखेंगे फुगासिटी को। अब जो फुगासिटी और आइडियल गैस प्रेशर है उसको हम कैसे रिलेट करते हैं आपस में, इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं। अब इससे अगर हम इस गामा की वैल्यू निकाल लें तो गामा क्या है, हमारे पास फुगासिटी कोफिशिएंट है गैस का, विच इज़ इक्वल टू फुगासिटी अपॉन P विच इज़ प्रेशर फॉर आइडियल गैस। तो जो फुगासिटी कोफिशिएंट है किसी गैस का वो क्या है, रेशो है फुगासिटी की, गैस की फुगासिटी की किसी गिवन स्टेट में टू द प्रेशर ऑफ गैस इन द सेम स्टेट। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो जो गैस है वो क्या करेगी, आइडियल बिहेवियर की तरफ अप्रोच करेगी। तो उस केस में क्या होगा, जब हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो फुगासिटी किसके इक्वल आ जाएगी, P के इक्वल आ जाएगी, प्रेशर के इक्वल आ जाएगी। तो फुगासिटी अपॉन प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, और गामा की वैल्यू 1 आ गई। जैसे क्योंकि जैसे P 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, तो फुगासिटी किसके इक्वल आ गई, प्रेशर के इक्वल आ गई, और जो हमारा गामा है वो यूनिटी हो गया। अब किसी रियल गैस के लिए, ये तो हमने आइडियल गैस की बात करी कि गामा की वैल्यू 1 होती है, लेकिन किसी रियल गैस के लिए गामा की वैल्यू या तो ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। अब सॉल्यूशंस के केस में जो सोल्यूट की एक्टिविटी होती है, मतलब एक हमारा सॉल्वेंट होता है, एक हमारा सोल्यूट होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, तो जो सोल्यूट की एक्टिविटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसकी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के, जिसको हम इस इक्वेशन के थ्रू डिनोट करते हैं। अब गामा की वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पे गामा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, A अपॉन C। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अ कंपोनेंट इन सोल्यूशन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट की एक्टिविटी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम कंपोनेंट इन द सोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 1। लेकिन बाकी सोल्यूशन के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 1 या उससे लेस हो सकती है या उससे मोर हो सकती है। जितनी ज़्यादा डेविएशन होगी गामा से वो
क्या मतलब है कि उतना ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर वो शो करता है। अब हम कॉन्सेंट्रेशन को मोलैलिटी की टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। अब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जो एक्टिविटी होती है ith कंपोनेंट की वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल, जहाँ पे xi क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ फुगासिटी एंड एक्टिविटी, कि इनके बीच में थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या है। हमने ये कि जो हम नॉर्मल जो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस होती हैं उसमें अगर हम प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को फुगासिटी और एक्टिविटी से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कौन सी इक्वेशंस आएंगी, तो ये जनरल इक्वेशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्टिविटी क्या होती है, उसकी इक्वेशन ये होती है, अगर जो हमारे कंपोनेंट्स गैसेज हैं तो उसमें हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फुगासिटी। अब हम ये हमारी एक्टिविटी के लिए इक्वेशन है, लेकिन हमने पढ़ा था अगर हमारे कंपोनेंट्स गैसेज हैं तो उसमें हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो फुगासिटी, तो इंस्टेड ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर की जगह हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, फुगासिटी। तो इस इक्वेशन में हम प्रेशर को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फुगासिटी से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है। फॉर आइडियल गैस और फॉर रियल गैस हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की जगह हम एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आइडियल गैस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, लेकिन रियल गैस या रियल सोल्यूशन के लिए हम पार्शियल प्रेशर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को हम और क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। अब हमने पढ़ा था पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज dx। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt Pn1N2 dt प्लस dx अपॉन dp Tn1N2 dp प्लस x1 dni। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर हम इसकी जगह क्या यूज़ करें, g यूज़ करें। g मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। हमने इसकी जगह क्या यूज़ करना है, g यूज़ करना है। फॉर ith कंपोनेंट, अगर हमारे पास कोई ith कंपोनेंट है तो उसके लिए जो हमारी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, इस कंडीशन के इक्वल होगी, डेल जी अपॉन डेल एन आई टी पी N1 N2। और ये किसके इक्वल होता है, म्यू आई के। दिस इज आर केमिकल पोटेंशियल। और ये जी आई क्या है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल होता क्या है, बेसिकली सपोज हमारे पास कोई ये कंटेनर है जिसके अंदर 100 ml मिथेनॉल है और उसके अंदर हमने सिर्फ 1 ml H2O डाला। इतने सारे में सिर्फ हमने 1 ml H2O डाला, तो इस 1 ml H2O की वजह से जो भी चेंज आएगा इसकी फ्री एनर्जी में वो क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल होगा। तो केमिकल पोटेंशियल किसी भी सबस्टांस का वो क्या है, फ्री एनर्जी में चेंज है, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सबस्टांस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू सच अ लार्ज क्वांटिटी, कि हमने सिर्फ 1 ml 100 ml में डाला। तो ऐसे अगर हम सिर्फ 1 मोल डालें एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में कि कोई अप्रिशिएबल कोई चेंज ना आए ओवरऑल कंपोजिशन में, लेकिन केमिकल पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज इन द फ्री एनर्जी, जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। फ्री एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो चीज़ है डेल जी अपॉन डेल एन आई टी, ये किसके इक्वल थी यहाँ पे, म्यू आई के। तो इसको हमने म्यू आई से डोनेट कर दिया डी एन आई एज इट इज़ प्लस म्यू टू डी एन टू। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जहाँ पे एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन इज गिब्स डुहेम इक्वेशन। ये क्या करती है, ये डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप कि जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है उसके कि कोई कंटेनर है उसके बीच में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो उनके केमिकल पोटेंशियल के अंदर क्या चेंज आ रहा है उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन हमें बताता है, गिब्स डुहेम इक्वेशन। फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने एक सिस्टम ले लिया जिसमें N1 N2 एंड सो ऑन मोल्स हैं, तो हम इस इक्वेशन से इसको डिनोट करेंगे, जहाँ पे N1 N2 N3 प्लस सो ऑन वो किसके इक्वल है, N विच इज़ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब फॉर चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल,
कि इन चेंजेस के लिए एक स्मॉल चेंज आएगा फ्री एनर्जी में, जो कि हम किससे ऑब्टेन करेंगे, हम इस इक्वेशन को का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी। अब अगर आप देखो तो ये किसके इक्वल है, म्यू आई के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, म्यू टू के इक्वल। तो इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, म्यू आई म्यू टू। अब इस इक्वेशन की आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब जब आप टोटल डिफरेंशिएशन करोगे इस जी की इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और हमारे पास टोटल हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये। मतलब जो केमिकल पोटेंशियल में जितना भी चेंज होगा वो कौन सी इक्वेशन से हम बता सकते हैं, इस इक्वेशन से।